नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात कि सर्वसम्मति से और निर्विरोध उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कहा जा रहा है कि 56 सालों के बाद बिहार विधानसभा को कोई अति पिछड़ा समाज का अध्यक्ष मिला है। इसके साथ ही ये चुनाव ये भी बताता है कि बिहार में बीजेपी अब सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। खास करके एनडीए गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। जेडीयू अब दूसरे नंबर पर चली गई है, क्योंकि न सिर्फ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बन गए हैं, बल्कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी बीजेपी से हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में आ गई है, सबसे ताकतवर दल की भूमिका में है और उसकी बिहार की सियासत में चल भी रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, ये जो पूरी कवायद हुई है, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है आज, ऐसी कयासें लगाई जा रही थी कि जेडीयू कभी ये पद नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो एक अनुमान था, कहा जा रहा था कि प्रेम कुमार जो है अध्यक्ष बनेंगे, तो वो बन भी गए। देखिए, अब ये ना बिहार में शुरू हो गया भाजपा युग। अब ये नीतीश कुमार का के उनके मॉडल, उनकी शैली का ये अंतिम दौर है। अब हो गया शुरुआत भाजपा युग। आज जब विधानसभा में नेता चुने गए, मतलब स्पीकर चुने गए, घोषणा हुई प्रेम कुमार के अध्यक्ष बनने की, चुने जाने की, तो इसके बाद ऐसा लगा जैसे कि आप किसी शिवालय के बाहर खड़े हों। लगा नहीं कि हम विधानसभा में बैठे हुए हों। ऐसा लग रहा था कि कहीं हम किसी मंदिर के बाहर में खड़े होकर वहाँ की आवाज़ सुन रहे हैं। तो जब पूरा दृश्य बदल गया विधानसभा के अंदर का, ये बता रहा है कि बिहार में अब भाजपा का युग है, राज भाजपा का है, सत्ता उसकी है, आवाज़ उसकी है। नीतीश कुमार अब पूरे के पूरे फॉर्म में सिर्फ एक जो बूथ की भूमिका में आ गए हैं, कठपुतली की तरह हो गए हैं। क्योंकि उनके लोग सिर्फ चुप बैठेंगे विधानसभा में, जय श्री राम का नारा लगाएंगे भाजपा वाले, भारत माता की जय बोलेंगे भाजपा वाले, हर हर महादेव सब वही बोलेंगे। नीतीश के जो विधायक हैं सिर्फ मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे। कुछ जो इधर वाले हैं, मतलब आरजेडी वाले हैं, वो कहेंगे जय संविधान, तो जय भीम, तो जय भीम, जो भी इनका अपना नारा है। चूँकि इनकी संख्या कम है तो इनका नारा दब जाएगा, उनकी संख्या ज़्यादा है तो आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। तो निकली नीतीश कहीं नहीं रहेंगे। नीतीश जी कोने में एक सीएम कुर्सी बैठे रहेंगे, जितना लिख के मिलेगा उतना पढ़ेंगे। बाकी चाहे तो विजय चौधरी बोलेंगे, जो कि ऐसा बोलते हैं कि किसी पक्ष में बोलते हो, सिर्फ बोलते हैं, न कोई इधर पक्ष उधर पक्ष होता है। लगता है कि सिर्फ आप उस टाइम किल कर होता है ना, हम लोग खबर पढ़ते हैं जब बनाते हैं अखबार कि खबर फिलर है, मतलब खबर कुछ नहीं बच रही है तो भर दे हो, न नया न पुराना चल सामने कौन हालत मिल जाएगा। तो विजय चौधरी पॉलिटिक्स की फिलर है, जहाँ कुछ नहीं मिलता है थोप दो इनको। तो जहाँ मामला बिगड़ेगी विजय चौधरी खड़ा हो जाएंगे कि देखिए भाई, आप सब एक ही लोग हैं, सब हम लोग तो प्रहरी हैं, क्या कर करके मुद्दा खत्म हो जाएगा और हंगामा शांत हो जाएगा। इस में वो क्या कहते हैं उसको, अग्निशमन कहते हैं ना। संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उनका काम भी वही है। वो काम भी वही है, मतलब कि कोई पक्ष नहीं रखते हैं वो, न सत का, खाली वो जगह भर देते हैं। मतलब तो हंगामा हो रहा है तो हंगामा पाटना है तो खड़ा कर दो उनको। उसको अग्नि फायर है, क्या कहते हैं उसको, समन अग्नि क्या कहते हैं उसको, फायर ब्रिगेड। दोनों पक्ष लड़ रहा हो, क्योंकि लड़ना है आरजेडी को और भाजपा को। जदयू विचार कहीं ही नहीं है, वो तो सबसे निर्भीक पार्टी है। कोई एक विधायक कुछ बोल सकता है ना,
चिल्ला सकता है, न भाजपा पे, क्योंकि उसको भी कल हमारी जरूरत पड़ेगी हम आरजेडी की कि चुप रहा, उसको नहीं बोलना है, तो लड़ेंगे आपस में भाजपा वाले। आप अभी भी ऐसा सोचते हैं कि जेडीयू को आगे आने वाले दिनों में आरजेडी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब विधानसभा का स्पीकर जो है बीजेपी से चुन लिए गए हैं, प्रेम कुमार जी हो गए हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जेडीयू को ऐसी आवश्यकता पड़ेगी? आपको लगता नहीं कि पिछले 5 साल में 3 बार ऐसे बदल दिया गए थे, तो आपको कौन ताला लग गया उस पर? अरे भाई, जब बहुमत में सरकार आ जाएगी इसमें बदल जाएगा, ये कौन प्रकार बात हो गया? अगर आज तारीख में फिर वही 10-12 वोट का खेल है, 2-3 वोट अगर सब मिल जाएगा एक तरफा, मान ली कि जितने भाजपा की 4 पार्टियां हैं अलग रह जाती हैं, बाकी सब और मिल जाए एक तरफ, तो फिर बहुत हो गया इसका। उसका कोई भरोसा नहीं कि मतलब ये अस्थायी व्यवस्था है। ये व्यवस्था 5 साल 3 साल पिछले चला, 5 साल 3 को स्पीकर आ गए, 3 को मुख्यमंत्री आ गए, 3 नेता प्रतिपक्ष आ गए, 5 को आगे बढ़ सकता है। ये अंत नहीं है, क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है। हर आदमी, सबके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है और अवसर। आज लगता है कि नीतीश जी के कि आज हम वहाँ हैं तो सेफ हैं, तो वहाँ हैं, लेकिन अब कल वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, इसलिए नीतीश जी को ये लगता है कि हम वहाँ हैं तो सेफ हैं, या नीतीश जी की अब मजबूरी भी है कि वहाँ से हट भी नहीं सकते? हटने को दिक्कत क्या है? हटने में भाई, ये लगता है हम लोगों को हटने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली जो है अध्यक्ष कहा जाता है कि इस तरह के जब राजनीतिक उठा पटक होते हैं तो अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन भूमिका लाठी नहीं चलाएगा ना, उसके ताकत की असंख्या की ताकत है, अध्यक्ष ताकत की असंख्या। जब अध्यक्ष सरकार के पास नंबर ऑफ वोट पर्याप्त हैं, अध्यक्ष क्या कर लेंगे? कल को सरकार बदल जाएगी, फिर अध्यक्ष बदल जाएंगे, जैसे पिछली बार 3 बार हुआ। तो ऐसा नहीं है जो हम लोग कह रहे हैं कि स्पीकर मतलब राजनीति का संभावना खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जो 4-5 विधायक इधर हो गए, मान लीजिए सब मिल जाएगा। भाजपा के पास कुछ कम है रहना तक, अगर आज तारीख में सिर्फ नीतीश कुमार के छोड़ के अगर भाजपा होता अकेले सरकार बनाए 4 पार्टी को मिला के, इनको नहीं होती। ऐसी मजबूरी फंस गई 8-10 वोटों की कि भाजपा को टांगने की विवश है, ढोने की विवश है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो खेल खत्म हो गया है, तो उसमें जब बहुत स्पीकर बदल जाएगा स्पीकर, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन आज तारीख में भाजपा बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष भी हो गए, सभापति भी भाजपा के हैं, राज्यपाल भी भाजपा के हैं। जो 4-5 जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, और नीतीश कुमार भी भाजपा से प्रभावित हैं। भाजपा का है नहीं, भाजपा से प्रभावित हैं। उनके पार्टी के ज़्यादातर विधायक और उस पार्टी में जेडीयू के तमाम लोग कहा जाता है कि प्रभावित हैं। मैंने भाजपा से प्रभावित हैं, तो स्वाभाविक है कि जब भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के सभापति, भाजपा के राज्यपाल, भाजपा के 2 डिप्टी सीएम, तो भाजपा राज। ये बिहार का भाजपा युग है, जहाँ पे अब आपको लोकतंत्र से ज़्यादा राम मंदिर नजर आएगी। अब संविधान से ज़्यादा श्री राम के गाने सुन जाएंगे आपको। ये दौर बिहार के लिए है, ये दौर अच्छा है बुरा है हम विश्वास से कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये दौर लोकतंत्र का जो एक बहुरूपी बहुरंगी संस्कृति थी, वो लोप होते जा रहे थे धीरे धीरे। आप जय श्री राम, क्या नाम है, जय संविधान और भीम करके आपकी आवाज़ दबी रह जा रही है। जब जय श्री राम होता है तो लगता है कि आप कहीं है ही नहीं है। तो बड़ा खतरनाक दौर है इस मायने में कि एक वन वे हो गया है, विधानसभा वन वे हो गया, सिर्फ भाजपा। नीतीश जी को के पार्टी को कोई मतलब नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। इधर आरजेडी 15-20-25-35 लोग हैं उसके आरजेडी का समर्थक पार्टियों के। हाँ, तो वो है बस वही में, इधर इन्हें राम होगा तो उन्हें संविधान होगा। मतलब अब एक तरफ हनुमान है, एक तरफ संविधान है। मतलब विधानसभा चलेगा जय हनुमान या जय संविधान, इसी नारों के बीच गुजरना है पूरे 5 साल बिहार को। बिल्कुल जी। ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि जो नीतीश कुमार हैं वो भाजपा से प्रभावित हैं, उनके पार्टी के तमाम नेता जो हैं बीजेपी से प्रभावित हैं। तमाम नीतीश तो खोए हैं, बाकी खुद जब मालिक है तब क्या, तो बाकी क्या मतलब है? तो नीतीश जी खुद भाजपा के से प्रभावित हैं, बाकी होना नहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये नीतीश मतलब है कि पूरी पार्टी, उनकी जो 85 विधायक हैं सब के सब उसी से दबे हुए हैं। नीतीश सब माथे पर नीतीश कुमार ही है ना, जब वही दूसरे के माथे पर उनके ऊपर चढ़ा तो सभी दबे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जनहित के कोई मुद्दा उठाएंगे तो वो जय श्री राम
और हर हर महादेव के नारों में उनकी आवाज़ को दबा दीजिए। विलीन हो जाएगी। हाँ, एक तो आपको समय कम मिलेगा क्योंकि अब संख्या नंबर ऑफ विधायक बहुत कम है। पहले मिलता 56 मिनट बोलने के लिए, अब मिलेगा 25 मिनट, अब मिलेगा 15 मिनट, जैसे जो ड्यूरेशन रहेगा मतलब उस अवधि की। तो फिर आपको जब आपको समय नहीं मिल रहा है, आप बोलिएगा कि आपका विधायक बोलेगा कि आपका सचेतक बोलेगा, यही कन्फ्यूजन में तो पार्टी पूरा सेशन निकल जाएगा। तो अब उनकी भूमिका सीमित हो गई है। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि अब आवाज़ में नहीं, शब्दों में दम चाहिए। शब्दों में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे। ये बताएं कि जिस तरह से 56 सालों के बाद अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी मिली है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत डॉक्टर प्रेम कुमार को जो है स्पीकर बनाया है? हाँ बिल्कुल, एक जो बड़ा वोट अति पिछड़ों का वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है माना जा रहा है, आज दिखता भी है कि साथ खड़ा है। तो उस वोट बैंक में अपनी ज़मीन मौजूद हो, कल को मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी डूबती है तो कोई विकल्प चाहिए बिहार को, या नीतीश कुमार की पार्टी कमज़ोर होती है, नीतीश जी खुद कमज़ोर होते हैं कमज़ोर, तो एक विकल्प वोट कहाँ जाएगा उनका? तो नीतीश भाजपा उस वोट के ध्यान रख के काम कर रही है कि जो नीतीश जी का वोट बैंक है उसको हम अपने साथ कैसे जोड़ लें। उसी प्रक्रिया में इनको लाई है। ये करीब 35-90 से विधायक हैं, जनसंपर्क भी है, एक पहचान भी है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। भाई उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं है, उनका अनुभव पे कोई सवाल नहीं है। और जब आदमी इतना लंबा टर्म रहा पॉलिटिकल लाइफ है, उनका आधार भी होगा कुछ न कुछ। तो उस सब योग्यता को देखते हुए उनको इस पद पर लाया गया है। सबसे बड़ा सामाजिक कारण है कि भाई हम अति पिछड़ा को बना रहे हैं स्पीकर विधानसभा का, उसका एक फ़ायदा ही होगा, वो पर आएगा ही। और बिहार में 56 सालों बाद ये हो रहा है। इसके पहले 1967 से 1969 तक स्पीकर थे धनिकलाल मंडल। धनिकलाल मंडल धानु जाति के थे, वो सोशलिस्ट पार्टी से हुआ करते थे उस समय। तो वहाँ से आदत शुरू हुई है, उसके बाद फिर कोई नहीं बना। फिर ब्राह्मण यादव राजपूत भूमिहार होते होते एक बीच में कदी आए थे 10 साल के लिए उदयनारायण चौधरी जी दलित से। तो इसलिए कि वो दौर, अब इसके बाद धानु के बाद में फिर एक हार की बारी आई है उनके बाद में। अब चूँकि उस बात पिछड़ा शब्द नहीं था, ये तो शब्द आया था कर्पूरी जी के बाद में, लेकिन उस समय पिछड़ा जाति के थे कह सकते हैं उस दौर में। लेकिन आज के संदर्भ में जो धानु जाति है अति पिछड़ा थी, तो आप माने उस समय अति पिछड़ा था। और फिर आपने कहा वीरेंद्र जी की ये जो है बीजेपी की एक रणनीति है कि अति पिछड़ा समाज को डॉक्टर प्रेम कुमार के जरिए जोड़ें, और नीतीश जी जब कमज़ोर पड़ेंगे तो अति पिछड़ा वोट बैंक किधर जाएगा। तो ये जेडीयू का एक दुर्भाग्य भी है कि नीतीश कुमार के बाद कोई दूसरा नेता नहीं है जो जेडीयू को मतलब खड़ा करके रख सके। ये दुर्भाग्य नीतीश कुमार का नहीं है, भारतीय पॉलिटिक्स दुर्भाग्य है कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई नेता होता नहीं दूसरा। पूरा देश खोज निकाल के लिए आप, या तो पार्टी डूब मर रही है, या नेता का बेटा उसको संभाल रहा है, या नेता का भतीजा संभाल रहा है। बाकी इसके अलावा कोई भविष्य नहीं क्षेत्रीय पार्टियों का। देश का कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी राज्य का हो, बाप था तो बेटा का पार्टी बन गई है वो। जैसे नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है, जिनका बेटा उनकी रुचि पॉलिटिक्स में नहीं है, आना नहीं चाहते हैं, या उनके अनुकूल माहौल नहीं बन रहा है, नहीं आ पा रहा, इसलिए उनका बेटा नहीं है। अगर कल कोई संभालेगा पार्टी को तो बेटा संभालेगा। बदरवाजी किसी में ताकत नहीं है। किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक मात्र जदयू की बात नहीं है। जितनी लोकल पार्टियाँ हैं सब दुर्भाग्य यही है। ये जो वर्तमान परिदृश्य है विधानसभा का, वो तेजस्वी यादव के लिए भी एक संदेश है कि आप समय रहते सबक लें और पार्टी का जो कैनवास है उसे बड़े कैनवास पर पार्टी को उकेरें, पार्टी में नेता पैदा होने दें। जिस तरह से आप 25 सीटों पर सिमट गए, तो अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में और मुश्किलें होगी। देखिए तेजस्वी के लिए चुनौती है, 25 विधायकों की संख्या है, एकदम धार पे कहते हैं ना कि एकदम तलवार के धार पे। 2 विधायक खिसक गया ना तो नेता कुर्सी भी गई। जब अनसेफ जोन में खड़े हो, स्वाभाविक जो आदमी अनसेफ जोन में खेल रहा हो
उसको ज़्यादा सतर्क रहनी पड़ती है, उसको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये तो बड़ी चीज़ है, ये तो तेजस्वी का सौभाग्य है, आज सबसे अनसेफ जोन में है वो। अब उनके लिए कि एक ज़मीन खड़ा करने का एक अवसर है कि भाई हम कैसे अपने आप को और बड़ा करें, अपना आधार बढ़ाएं, नई ज़मीन खड़ी करें, ताकि हम नए सिरे से, क्योंकि वोट मिला ही है, अगर 1.5-2 करोड़ वोट मिला है तो वोट बेस्ट तो है ना, बेस्ट तो नहीं, बेस्टलेस तो नहीं है, उसको सिर्फ व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। अब ये चुनौती है, 25 संख्या ये बता रही है कि 25 की संख्या पे आप एकदम अंतिम दौर पे हैं, 2 संख्या घटी कि आप फिर ज़मीन पे आ जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छीन सकती है, अगर चाहे सरकार तो दे सकती है, लेकिन 2 घंटे तोड़े, इसलिए क्यों हटा देना है हमको। तो एकदम अनसेफ जोन में है, तो इस अनसेफ जोन में से एक बेहतर ज़मीन खड़ी कर सकते हैं, ज़मीन है उनके पास में, उसमें बढ़िया ढांचा खड़ा कर सकते हैं, जैसे के लिए अवसर है, चुनौती भी है और संभावना वहीं से निकलती है, और कोई विकल्प नहीं है। वहाँ लड़ने के अलावा सरकार के खिलाफ सरकार विपक्ष होकर देखने की ज़रूरत, दिखाने की ज़रूरत है। उनकी संभावना भी है, चुनौती भी है, और सब कुछ उसी 25 संख्या के ऊपर जाता है। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं, बने हैं, वो एक बहुत बड़ा बिहार में राजनीतिक संदेश दे रहा है। हाँ बिल्कुल, हम बोले कि 2 चीज़ शुरू में कहा मैंने कि ये अब देश चलेगा, बिहार चलेगा जय हनुमान से या जय संविधान से, तय ही करना है, जय हनुमान बनाम जय संविधान। उसमें अब देखिए क्या आगे होता है, लेकिन जो सामाजिक ढांचा है उसको हम ये मानते हैं कि लालू यादव के ही सपनों का विस्तार है। वो चाहते थे कि सत्ता जाए अति पिछड़ों के हाथ में, कमजोर वर्ग के हाथ में, और सत्ता जा रही है। ये तो बल्कि भले पार्टी के रूप में पार्टी उनकी हार गई हो, लेकिन जो उनकी धारा थी, उनका सपना था, ये उस धारा का, उस सपना का विस्तार है। अब ये लालू जी की जीत है, पार्टी भले हार गई हो, उनकी विचारधारा की जीत है, उनके सपनों का जीत है, क्योंकि जो चाहते थे कि अति पिछड़ों के सत्ता का भी केंद्र हो, सत्ता का जो कुछ जातियों में बंधित सत्ता है उसका विस्तार हो, अन्य जातियों में हो रहा है। बिल्कुल। तो बिहार विधानसभा का स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है, और डॉक्टर प्रेम कुमार का चुना जाना कई तरह का बिहार की सियासत के लिए संदेश है। खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा संदेश है, सीएम नीतीश के लिए तो संदेश है ही। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।